वेलकम एवरीवन। मैं अविनाश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जी के पार्ट 15, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 25 MCQs को। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि अर्धचालक को अगर आप गर्म करेंगे तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या घटता बढ़ता रहेगा। तो जब भी किसी अर्धचालक को गर्म किया जाता है, ठीक है, जब भी किसी अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस आपका घटता है। और कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, यानी कि चालकता बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, बी। देखिए याद रखिएगा, किसी अर्धचालक को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, उसकी प्रतिरोधकता घटती है और चालकता बढ़ती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीकी से पृथक किया जा सकता है। चुंबकीयकरण, अवसादन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन। तो देखिए, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीकी से अलग किया जा सकता है, तो आपका चुंबकीकरण तकनीकी से अलग किया जा सकता है। देखिए, विषम मिश्रण से क्या है, लोहे की परत को चुंबकीकरण तकनीकी से पृथक किया जा सकता है, क्योंकि लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है। अतः जब किसी चुंबक को विषमांग मिश्रण के पास लाया जाता है तो लोहे के कर्तन मिश्रण से निकलकर चुंबक पर चिपक जाते हैं और मिश्रण से अलग हो जाते हैं। तो विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीकी से पृथक किया जा सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, चुंबकीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस होता है एक रासायनिक द्रव्य जो सिलिकॉन पर आक्रमण करता है, एक सूक्ष्म जीव जो एकीकृत परिपथ को नष्ट कर देता है, वह डाटा जिसे कंप्यूटर संभाल नहीं पाता, एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम। तो वायरस क्या होता है, एक विशेष प्रकार का आपका कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है। इन्फॉर्मर, इंटरप्ट्स, इवेंट्स, हैंडलर्स। तो इंटरप्ट्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना देते हैं कि कोई क्रियाकलाप किया गया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है। पास्कल नियम, बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत या बायल का नियम। तो देखिए, द्रव चलित यानी कि द्रव चलित मशीनें, जो हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं, उच्च दाब के जल के माध्यम से बड़ी ही मंद गति से चलती हैं। मंद गति से चलने के कारण इनकी चाल पर बड़ी सरलता से नियंत्रण किया जा सकता है। सभी द्रव चालित यंत्र का सिद्धांत एक है और वह है पास्कल का नियम। ठीक है, पास्कल का नियम क्या कहता है कि जैसे कोई बंद पात्र है तो बंद पात्र में अगर कोई द्रव रखा है तो वो क्या करेगा, सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालेगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस आपको कुछ इस टाइप का होता है, मान लीजिए जैसे कोई संरचना होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऐसे इस टाइप से होता है। ठीक है, सपोज दैट इसमें आपका लिक्विड भरा होता है, ये पूरा पैक होता है। तो इधर से जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, वर्क मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि द्रव क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, द्रव को दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है, पास्कल के नियम का। अब पास्कल के नियम का कैसे प्रयोग किया जाता है, जैसे देखिए, पास्कल का थ्योरम ये कहता है कि किसी भी बंद पात्र में अगर किसी द्रव को, मान लीजिए कोई बंद पात्र है, अगर इसमें हम द्रव को रखें तो द्रव क्या करेगा, इसकी जो तली है या सभी दिशाओं में क्या करेगा, समान रूप से दाब डालेगा। तो जब द्रव क्या है, द्रव दबता नहीं है, द्रव को दबाएंगे आप तो दबता नहीं है। ठीक है, तो द्रव को जब इसमें रख के हम प्रेस करते हैं इधर से, तो यहाँ से द्रव में फोर्स क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो हमारा क्या होता है, W मिलता है, यहाँ पे कार्य होता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है, पास्कल के नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन गतिज ऊर्जा की विमा को सही ढंग से व्यक्त करता है। यानी कि गतिज ऊर्जा की विमा क्या होती है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ mv² होता है। ठीक है, तो अगर इसका हम डायमेंशन देखें तो क्या हो जाएगा, m, तो v क्या है, वेलोसिटी या वेग है। ठीक है, तो वेग का मतलब यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, l, मीटर का हो गया l, और समय मीटर पर सेकेंड होता है, तो सेकेंड को हम क्या करेंगे, t पर -1, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो अब आगे देखते हैं क्या होगा।
अब यम को तो यम रखेंगे, यल पर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, और टी पर -1 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा टी पर -2। जैसे इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यल चला जाएगा, यल पर 2 चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो एम एल पर 2 टी पर -2। ठीक है, तो निम्न में से कौन गतिज ऊर्जा की विमा को सही ढंग से व्यक्त करता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम एल पर 2 टी पर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 3 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 3/4 ओम। देखिए सर्किट किस टाइप की बनी है, सर्किट आपकी कुछ इस टाइप की है। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, फिर ऐसे है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है आपका, सपोज दैट, फिर आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे ऐसे ला के आगे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका ए है। यहाँ पे 3 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे 6 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। तो कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आप यहाँ से देखिए कि यहाँ पे क्या है, 3 और 6, ये क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आपका 2 ओम का प्रतिरोध लगा है, ठीक है। तो 3 और 6 क्या है, समांतर क्रम में लगे हैं। तो इनको हम पहले क्या बनाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए 1/R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/6। जब इसको इक्वल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/2, है ना, 1/2 आ जाएगा। टोटल जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी R1 की, R1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 ओम, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, 2 ओम, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों को हमने मिला दिया तो हमारा कितना आ गया, 2 ओम R1। अब ए से पूछा है कि ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ श्रेणी में 2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ श्रेणी में 2 जुड़ा हुआ है। तो अब श्रेणी में चीज़ें हो गई, तो R = क्या होगा, हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या होगा पूरे सर्किट का, ए और बी के बीच, तो 2 तो लग ही लग रहा है, यानी कि ये 2 तो लग ही रहा है, ठीक है, और इन दोनों का मिला के 2 हो रहा है, तो टोटल कितना ओम हो जाएगा, 4 ओम। यानी कि ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 4 ओम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू रस का पीएच होगा लगभग। तो नींबू का रस क्या होता है, पहले तो आप ऐसे सोचिए, नींबू का रस क्या होता है, नींबू का रस क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। तो खट्टे चीज़ों हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय होता है, ठीक है। तो एसिड जो होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, हमेशा 7 से नीचे होती है, ठीक है। आपको इतना तो एकदम याद होना चाहिए कि 7 से नीचे जो वैल्यू होती है पीएच मान, वो क्या होता है आपका, एसिडिक होता है। और 7 से ऊपर जो होता है वो होता है बेस, यानी कि क्षारीय होता है, ठीक है। और 7 जिसका होता है उसको बोलते हैं उदासीन, ठीक है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल का जो पीएच मान है वो कितना होता है, लगभग 2.4, करेक्टली नहीं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली लगभग 2.4 होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक रूप से नाम है वो क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या नाम है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जहाँ पे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होता है उसको हाइपो बोला जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका सूत्र क्या है, CaOCl2, ठीक है। इसे शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करके प्राप्त करते हैं, ठीक है। बुझा हुआ शुष्क चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो आपका बनता है, ठीक है। अब बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस पे जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा और आपका पानी बनेगा। तो हमको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, हमारा यहाँ पे MCQ टेस्ट चल रहा है तो हम यहाँ पे जल्दी से चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग होता है। देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PVC, है ना। क्या बोलते हैं, PVC। PVC का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या है, सीट कवर बनाने में, चादर बनाने में, बरसाती बनाने में, उपरोक्त सभी। तो PVC का जो उपयोग होता है वो आपका इन सभी में उपयोग होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पौधों के आयु की गणना किससे की जाती है? लंबाई से, यानी कि पौधों की लंबाई से, पौधों की संख्या, शाखाओं की संख्या से, वार्षिक वलय से, प्रकाश संश्लेषण की दर से। तो देखिए पौधों की जो आयु की गणना की जाती है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका पेड़ है, ठीक है, कोई भी आपका पेड़ है, ठीक है, तो पौधों की आयु की जो गणना आपकी की जाती है वो किससे की जाती है? वार्षिक वलय से। जैसे जैसे पौधे 1 साल के होते हैं तो उनके बीच में ऐसे एक लहरदार गांठ हो जाता है, ठीक है, हर जगह लहरदार गांठ बनता चला जाता है, ठीक है। तो इस वलय के हिसाब से हम क्या करते हैं? पौधों की आयु की गणना करते हैं, ठीक है। अच्छा, पौधों की आयु की जो गणना करते हैं इस विधि को क्या कहा जाता है? डेंड्रोरोनोलॉजी। क्या कहा जाता है? डेंड्रोरोनोलॉजी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? वार्षिक वलय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार। तो देखिए भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। कितनी बार? 3 बार आपका संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। दोनों सदनों में किसी सामान्य विधेयक पर मतभेद हो जाने पर अनुच्छेद 108, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 108 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आयोजित करवा सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष को करना होता है, ठीक है। अभी तक ये 3 बार हो चुका है। अच्छा, 3 बार की बात अगर 3 बार हुआ तो 3 बार कब कब हुआ है? एक तो दहेज प्रथा, दहेज प्रतिषेध एक्ट, दहेज प्रतिषेध एक्ट, ठीक है, दहेज प्रतिषेध एक्ट के तहत हुआ है। ये कब लगा था? 1960 में, ठीक है। दूसरा है बैंक सेवा एक्ट, 1978 द्वारा लगा था। और तीसरा लगा था आतंकवाद निवारण अधिनियम 2001 द्वारा। आतंकवाद निवारण अधिनियम, जिसे हम लोग पोटा बोलते हैं, POTA, ठीक है। तो भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहिब की तरह जाना जाता है? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव बाजीराव। तो देखिए बालाजी जो बाजीराव हैं, बालाजी बाजीराव को क्या किया जाता है? इतिहास में नाना साहिब की तरह जाना जाता है। इतिहास में किसकी तरह जाना जाता है? नाना साहिब की तरह जाना जाता है, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव को नाना साहिब के नाम से जाना जाता है। 1750 ईस्वी में संगोला की संधि के अनुसार मराठा छत्रपति केवल नाम पात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए। तो बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि किस पेशवा के इतिहास में नाना साहिब की तरह जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्बासी खलीफा जिसने भारतीय विद्वानों, शिल्पकारों तथा चिकित्सकों को संरक्षण दिया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंसूर, हारून रशीद, अनवर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, यानी कि मंसूर और हारून रशीद, ठीक है, मंसूर और हारून रशीद। देखिए क्या था, अब्बासी खलीफाओं ने बगदाद यानी कि जो इराक को अरब जगत की राजधानी घोषित किया। अब्बासी खलीफाओं मंसूर व हारून ने भारतीय विद्वानों, शिल्पकारों को, चिकित्सकों, मतलब भारतीय विद्वानों, शिल्पकारों एवं डॉक्टरों को क्या किया? संरक्षण प्रदान किया, ठीक है, संरक्षण दिया। तो कौन कौन था? मंसूर और हारून रशीद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित की, यानी कि सर्वप्रथम लिखने की जो कला है वो उसको किसने विकसित किया? मिस्र ने, सुमेर ने, ग्रीक ने, चीन ने। तो प्राचीन विश्व में लिपि कला के आविष्कारकर्ता कौन थे? सुमेरियन थे, ठीक है। कौन थे? सुमेरियन थे। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सुमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम कानूनों में सुधार एवं श्रमिक प्रक्रिया के बेहतर बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई? दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, दयाल श्रम सुधार योजना। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से 16 अक्टूबर 2014, कब? 16 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना की आरंभ की, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य श्रम कानूनों में सुधार, श्रम प्रक्रिया को और बेहतर बनाना था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं?
निम्न अक्षांशों पर, उच्च अक्षांशों पर, मध्य अक्षांशों पर, उपोष्ण प्रदेश में। तो देखिए मौसम के जो उतार चढ़ाव आपके होते हैं वो निम्न अक्षांशों पर ही होते हैं, ठीक है। कहाँ पे? निम्न अक्षांशों पर होते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, इन क्षेत्रों में वर्ष भर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ने के कारण क्या होता है, तापमान ऊंचा बन, यानी कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, पूरे वर्ष संवहनीय वर्षा के लिए मौसम अनुकूल बना रहता है। जैसे यहाँ होता क्या है, देखिए प्रत्येक दिन क्या होता है, दिन में व्यापक मौसम में उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेंगे। जो आपका दिन का मौसम होता है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जैसे क्या होता है कि सुबह सुबह आप देखेंगे तो सुबह सुबह मौसम एकदम स्वच्छ होता है, ठीक है। सुबह सुबह मौसम स्वच्छ होगा, फिर धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ेगा तो दिन आगे बढ़ेगा तो मौसम का तापमान बढ़ता जाएगा। तो तापमान बढ़ने से क्या होती है, गर्मी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, संवहनी हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, ठीक है। हवाएं जो होती हैं गर्म होकर हल्की हो जाएंगी तो हवाएं संवहनी होकर ऊपर उठने लगती हैं, ठीक है। दोपहर होते होते क्या होता है, मौसम बादलों से पूरा घिर जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, दोपहर के पश्चात तीव्र गति से बारिश होने लगती है, ठीक है। झंझावत हवाओं के साथ बारिश होने लगती है। जैसे जैसे दिन ढलता है बारिश क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है, ठीक है। और शाम होते होते मौसम फिर से सुहाना हो जाता है। तो मौसम के जो उतार चढ़ाव अधिकतम देखने को मिलते हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, निम्न अक्षांशों पर ही देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न अक्षांशों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पटसन उद्योग में सबसे अग्रणी राज्य है। तो पटसन उद्योग में जो आपका सबसे अग्रणी राज्य है वो आपका कौन सा है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। भारत में पटसन उद्योग का पहला कारखाना कब खोला गया था, 1859 में। कब खोला गया था, 1859 में। अच्छा, कहाँ खोला गया था, रिसड़ा में खोला गया था। रिसड़ा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के रिसड़ा में खोला गया था। भारत में पटसन उद्योग पश्चिम बंगाल को प्रथम स्थान प्राप्त है, ठीक है। भारत में पटसन उद्योग के लिए पश्चिम बंगाल को कौन सा स्थान प्राप्त है, प्रथम स्थान प्राप्त है। देश में मौजूद 114 मिलों में से 102 सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में 4 कारखाने, उत्तर प्रदेश में 3 कारखाने, बिहार में 4 कारखाने तथा असम में 1 कारखाना है, ठीक है। भारतीय पटसन उद्योग क्या करता है, निर्मित उत्पादों का, यानी कि भारतीय पटसन जो उद्योग है निर्मित उद्योगों का कुल कितना करता है, 35% योगदान अकेले देता है भारत, ठीक है। तो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपसे बस इतना पूछा गया है कि भारत में पटसन उद्योग में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। तो फिर बात आती है कि पटसन उद्योग में पहला कारखाना कहाँ खोला गया, तो रिसड़ा में खोला गया। कब खोला गया, 1859 ईस्वी में खोला गया, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र गार्ज का निर्माण होता है, ठीक है, नमचा भैरव के निकट, कंचनजंगा के निकट, माउंट साबरमती के निकट, तवांग घाटी में। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर स्थित छेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा भैरव के निकट तीखा यू टर्न बनाती है, ठीक है। नामचा भैरव के टर्न क्या करती है, यू टर्न बनाती है, जिसे ब्रह्मपुत्र का महान मोड़ कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी महान मोड़ के निकट 5500 मीटर गहरे महाखंड ब्रह्मपुत्र गार्ज का निर्माण करती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नामचा भैरव के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक प्रचुरता है, कार्बन, लोहा, सिलिकॉन, कैल्शियम, ठीक है। तो भूपर्पटी पे जो सर्वाधिक मात्रा में है वो क्या है, सर्वाधिक मात्रा में जो आपका है वो आपका सिलिकॉन है, ठीक है। क्या है, सिलिकॉन। देखिए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन आपका 46.71% है। ऑक्सीजन कितना है, 46.71% है। सिलिकॉन आपका कितना है, तो सिलिकॉन आपका 27.69% है, ठीक है। कितना है, 27.69% है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैल्शियम आपका कितना है, 3.65। कैल्शियम कितना है, 3.65% है, ठीक है। और क्या है, ठीक है, लोहा कितना है, लोहा मान लीजिए आपका है, तो लोहा कितना है, लोहा आपका है 5.05%, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सिलिकॉन। यानी कि भूपर्पटी निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक प्रचुरता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ओल्गा तोकारचुक, अभी अहमद अली, अभिजीत बनर्जी, ग्रे एस सेमेंजा, ठीक है। तो वर्ष 2019 में जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था किसको मिला था, अभिजीत बनर्जी को मिला था। किसको मिला था, अभिजीत बनर्जी को। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, अभिजीत बनर्जी। क्वेश्चन, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है, आर के नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के आर नारायण, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा, आर के नारायण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर के नारायण द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, मालगुडी डेज।
अच्छा, आर के नारायण की और भी पुस्तकें हैं जिनका नाम हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी पुस्तक है? द गाइड, कौन सा है? द गाइड, अनटचेबल, बैचलर ऑफ आर्ट्स तथा स्वामी एंड एवं हिज फ्रेंड, ठीक है। तो मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह हमारे यहाँ यानी कि हमारे देश में कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह है? तो हमारे वहाँ दी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है। कौन सा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है? दी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, ठीक है। कीर्तिमान भारतीयों और भारत से संबंधित अद्भुत चीज़ों को, ठीक है, अद्भुत चीज़ों का रिकॉर्ड दर्ज करने की वाली क्या है? भारतीय मूल की एक पुस्तक है, ठीक है। इसका प्रकाशन कब किया गया था? इसका प्रकाशन 1990 में किसके द्वारा किया गया था? कोका कोला के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? हाइड्रोक्टियन, क्लैडोफोरा, क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला। तो देखिए, क्लोरेला जो है इसे अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरेला को क्या करते हैं? क्लोरेला अंतरिक्ष यात्रा के दौरान केबिन हाज में इसे उगाकर क्या करते हैं? प्रोटीन युक्त इसी से भोजन भी प्राप्त कर लेते हैं, जल और ऑक्सीजन भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लोरेला। आवर लास्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पंख। तो भारत में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है वो आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए सीरीज के साथ। जय हिंद।